प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब 5 देशों के विदेश दौरे पर निकले थे तो इंडी गठबंधन ने खूब मजाक उड़ाया था। कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने एक लिस्ट बना ली है कि कौन सा देश नहीं गए हैं, वो अपनी इस लिस्ट के हिसाब से विदेश घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मजाक उड़ाती ही रह गई और इतना मजाक उड़ाई है कि पिछले 10 साल में उसकी खुद की पॉलिटिक्स मजाक बन के रह गई। और यहां नरेंद्र मोदी ने विदेश जाकर चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ठोक दिया। ब्रिक्स के सम्मेलन में बड़े बड़े देश आए हुए थे, वहां चीन भी था, रूस भी था, लेकिन चीन देखता रह गया। नरेंद्र मोदी ने चीन पाकिस्तान दोनों के धागे खोल के रख दिए। क्वाड के बाद ब्रिक्स में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की है। चीन की मौजूदगी में ही ब्रिक्स सम्मेलन के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद पर भारत के स्टैंड वाली लाइन ली गई। चीन ने एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने ब्रिक्स में चीन की ऐसी चाल कामयाब नहीं होने दी। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जबरदस्त घेरा और चीन कुछ नहीं कर पाया। बॉस, ना सिर्फ पाकिस्तान को यह एक तमाचा पड़ा है, बल्कि चीन की भी धुलाई हो गई। यह बहुत जरूरी भी था, क्योंकि चीन अंदर ही अंदर बड़ा खेल कर रहा था। चीन के बारे में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे भारत के राफेल के खिलाफ चीन फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहा था। राफेल पर इन्हीं चाइनीज फेक न्यूज की वजह से भारत में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। राहुल गांधी पूछने लग गए कि बताओ कितने राफेल गिरे, बताओ कितने विमान गिरे। लेकिन यह पूरा चीन का खेल था, जिससे लोग राफेल के पीछे पड़ गए। और चीन यह खेल कैसे खेल रहा था उसके बारे में आज आपको डिटेल रिपोर्ट बताऊंगा, जो खुफिया रिपोर्ट बता रही। लेकिन आप यह भी देखिए कि जैसे ही चीन के इस पूरे खेल को नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज करना शुरू किया, जिस तरह से वो चीन पाक दोनों पर एक साथ धमाके कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। भाई, पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे इंटरनेशनल आतंकियों को भारत को सौंपने की बातें करने लग गया है, जिसे खुद पाकिस्तान में बड़ा बवाल हो गया। जब से पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है, तब से वो बार बार भारत से बातचीत की कोशिश में लगा है। इस बातचीत को स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे अपने जिगर के टुकड़े आतंकवादियों को भारत को देने की बातें कर रहा है। जो पाकिस्तान कल तक पानी के बदले खून बहाने की धमकी देता था, वो भारत से अच्छे संबंधों के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर की कुर्बानी देने को तैयार हो गया भाई। लेकिन पाकिस्तान ने अब बहुत देर कर दी है। वो आतंकियों से अपना दामन छुटाकर अपने पुराने पाप नहीं धो सकता, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया कि वो आतंकियों का भी सफाया करेगा और पर्दे के पीछे छिपे उनके मददगारों को भी नहीं छोड़ेगा। भारत के आक्रामक रवैये से चीन अलग तनाव में। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कैसे चीन के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। जो हमने आपको बताया था कि जिनपिंग गायब हो गया, भाई जिनपिंग नहीं आया ब्रिक्स में, वो भी बड़ी खबर है। कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। चीन की चोरी पकड़ी गई है, जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। आज आपको सब दिखाऊंगा। चीन सोच रहा था कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान को बचा लेगा। अरे बॉस, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी हैं, पाकिस्तान को बख्शने के मूड में है ही नहीं। ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी ने पहला धमाका तो यही किया कि पहलगाम का जिक्र करवाया कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है पहलगाम में क्या हुआ, इसको बचाओगे तुम लोग पाकिस्तान को। जिस पहलगाम का नाम चीन ने एससीओ की मीटिंग में नहीं जुड़ने दिया था और राजनाथ सिंह ने पेन उठा के साइड में फेंक दिया था कि बात पहलगाम का नाम नहीं होगा तो साइन नहीं करेंगे, और ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया था एससीओ का। उस पहलगाम की बात ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आ गई है और इस पर चीन को साइन करना पड़ा। चीन पेन उठा के साइड में नहीं रख पाया हमारे जैसा कि ना हम नहीं। अरे भाई, चीन को करना पड़ा साइन। चीन से नरेंद्र मोदी ने साइन करवा लिए। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही गई। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की बातें हुई। स्टेटमेंट में कहा गया कि जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है और आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, सबको न्याय के दायरे में लाकर एक्शन होना होगा। ये वही लाइन है जो नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकियों को अलग करके नहीं देखेंगे। सेम बात जो है वो ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आई है कि भाई जो मदद करेगा उसको भी ठोकना होगा। ब्रिक्स देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। साथ ही यूएन की तरफ से घोषित आतंकी और आतंकी संगठनों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई। यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट तो ब्रिक्स का था, चाइना सामने बैठा हुआ था
लेकिन चल वहां नरेंद्र मोदी की रही थी, भारत की रही थी। जो हम कह रहे हैं वही होगा। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये सारी बातें भारत के पक्ष में गई, ये बातें भारत कहता आया है। इसमें यूएन की तरफ से घोषित आतंकियों का भी जिक्र है और सबको पता है कि आतंकी कौन है और इन्होंने कहां पनाह ली हुई है। अहम बात यह भी है कि ब्रिक्स में चीन का बहुत प्रभाव भी है। चीन अक्सर अपने पैतरों से पाकिस्तान के आतंकियों को बचाता आया है, लेकिन ब्रिक्स में पीएम मोदी ने चीन की एक नहीं चलने दी। यहां तक कि वो ईरान, जिसके लिए पाकिस्तान युद्ध में कूदने की बातें कर रहा था, उस ईरान ने भी ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया भाई। क्योंकि ईरान को दिखा कि उधर से अमेरिका हमको मार रहा था और ये मुनीर वहां जाकर लंच कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था कि आप बताइए ना ट्रंप साहब क्या करना है। ईरान को नहीं दिख रहा है, सब दिखता है इन लोगों को कि पाकिस्तान जो है वो किसी का नहीं है। पैसा मिले वो लेट जाता है, कहीं भी बिछ जाता है जमीन पर, पैर पकड़ लेता है। ब्रिक्स सम्मेलन से ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को जो साइलेंट सपोर्ट कर रहे हो ना, वो हम देख रहे हैं, भारत की कड़ी नजर है उस पर और ये ज्यादा चलने नहीं देंगे हम लोग। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकदम सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में हिचकना नहीं चाहिए भाई। आतंकी है, बैन करो उसको। आतंकवाद के पीड़ित और गुनहगारों को एक तराजू पे कैसे रखोगे तुम भाई? पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए आतंकवाद पर कोई भी साइलेंट सपोर्ट मंजूर नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को क्लियर और एकजुटता वाला स्टैंड लेना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया भाई कि तुम पाकिस्तान को जो है वो भीख दे दे के वहां अपना रोड बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और फिर पाकिस्तान को बचाओ, ये नहीं चलेगा। अगर चीन को ये बात समझ आए तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चीन इतनी जल्द सुधरेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट देकर जो खेला किया था, उसका खुलासा सेना ऑलरेडी कर चुकी है कि वहां से वो चीन बता रहा था अपने सैटेलाइट से देख देख के कि देखो भारत मारने वाला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन इतना बताता रहा फिर भी भारत मारता रहा। तो तुम्हारे बचाने से क्या हो गया? तुम्हारा ना हथियार चलाना पाकिस्तान रोक पाया हमको। अब चीन की और चोरी पकड़ी गई। अब खुलासा यह हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जानबूझकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। खबर है कि चीन ने जानबूझकर फ्रांस के फाइटर जेट राफेल की इमेज को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल जेट गिराने का दावा ठोक दिया। इसी दावे को चीन ने हवा दी और राफेल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन कैंपेन चला दिया झूठा। इस कैंपेन में वायरल पोस्ट, राफेल के गिरने की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड कंटेंट और गेम चलता है, वीडियो गेम, उसके वीडियो डाल डाल के बता दिए ये लोग सोशल मीडिया पे कि देखो राफेल गिर गया और उसको असली की तरह दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों की वाहवाही करने के लिए भी 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट खोले गए। चीन के इस कैंपेन का असर यह हुआ कि भारत में कई लोग पाकिस्तान के झूठ के झांसे में आ गए। लेकिन भारत में राफेल पर हुई राजनीति की बात तो आगे करूंगा, अभी चीन की बात जरूरी है, जिसके फेक न्यूज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ फ्रांस ने कर दिया। क्योंकि चीन भारत के साथ साथ फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को टारगेट कर रहा था। इसलिए फ्रांस ने कई दिनों की जांच के बाद चीन के खेल का गेम ओवर कर दिया। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट से चीन की चालबाजी पकड़ी गई। भारत और राफेल के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए चीन इस हद तक चला गया कि उसने दूसरे देशों को भी गुमराह करने की कोशिश की। चीन ने अपने दूतावास के जरिए उन देशों को राफेल खरीदने से रोकने की कोशिश की जिन्होंने फ्रांस को राफेल का ऑर्डर दे दिया था या ऑर्डर देने की सोच रहे थे। आप सोच रहे हैं कितना पर्दे के पीछे गेम चलता है। आर्म्स लॉबी काम करती है भैया, बहुत अथाह पैसा है इनके पास, ये लोग खेल करते हैं। चीन को लगा कि मेरा हथियार फूट गया तो फूट गया, राफेल को बदनाम कर दो, भारत में मोदी के खिलाफ मोर्चा खुली जाएगा और वहां जो है हम जो है अपना हथियार बेच देंगे। राफेल को कह के गया 2 करोड़ का प्लेन है। चीन के दूतावास में मौजूद डिफेंस से जुड़े अधिकारियों ने दूसरे देशों के अधिकारियों से मीटिंग में यही नैरेटिव चला दिया कि भारतीय एयरफोर्स ने जो राफेल खरीदे थे वो युद्ध में तो बेकार साबित हुए। राफेल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने के साथ साथ ही चीन ने इन देशों को यह भी झूठ बेच दिया कि राफेल के मुकाबले उनके जेट कहीं ज्यादा बेहतर है। चीन का पर्दाफाश करते हुए फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि राफेल को इसलिए टारगेट किया गया ताकि चीन के विमान को बेहतर साबित किया जा सके। फ्रांस के लिए राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री का पिलर है। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने राफेल के खिलाफ फर्जी कहानियां गढ़नी शुरू की तो फ्रांस अलर्ट हो गया। फ्रांस ने इसकी जांच शुरू कर दी और ये फर्जी कहानियां सामने आ गई कि भाई कहां से आ रही हैं, सब पता चल गया। पता चला ये तो चीन कर रहा है। दरअसल जब से भारत ने राफेल खरीदा है तब से चीन इसी ताक में है और उसकी ताकत देखकर चिढ़ा हुआ है और सोचता है कि कैसे राफेल को बदनाम करे। राफेल को डाउनग्रेड करने के पीछे एक वजह यह भी है कि इसके अलावा हथियार मार्केट में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है।
खुद को डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा हब बनाना चाहता है और इसके लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि यह खुलासा हुआ है कि जब इंडोनेशिया ने फ्रांस को 18 और राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया तो चीन ने इंडोनेशिया को इस बात के लिए उकसाया कि भाई और ज्यादा राफेल ना खरीदो, क्या कर रहे हो। फ्रांस के बजाय चीन के सस्ते और टिकाऊ फाइटर जेट खरीदने के लिए बोला। इसी बीच खबर आई कि इंडोनेशिया चीन के J-10 फाइटर जेट खरीद सकता है। आप सोचिए चीन कैसा देश है कि वो अपने फाइटर जेट बेचने के चक्कर में दूसरे देशों के ऑर्डर कैंसिल कराने जैसी साजिशें रच रहा है। चीन की यह बौखलाहट इस वजह से भी बढ़ गई होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने चीन के हथियारों को कबाड़ बनाया था, भाई उससे चीन हथियार मार्केट में उसकी बड़ी फजीहत हुई और अपनी फजीहत को ढकने के लिए चीन ने राफेल को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब चीन की पोल खुल गई और उसके चेहरे से नकाब उतर गया तो चीन अलबला गया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर चीन ही सवाल उठाने लगे कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तुम्हारे बिना जानकारी क्या हो रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रांस के जो दावे हैं वो अफवाह हैं। चीन हमेशा बहुत जिम्मेदारी के साथ मिलिट्री एक्सपोर्ट में फैसले लेता है। चीन और जिम्मेदारी, पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिए तुम्हारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत तो वो था और तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। चीन वो देश है जो फाइटर जेट का जवाब फाइटर जेट से नहीं फेक न्यूज से देता है और चीन इसी में माहिर है। राफेल के खिलाफ चीन ने जो फर्जी कहानियां चलाई उस पर भारत में भी कई लोगों ने यकीन कर लिया। आज जब यह खुलासा हुआ कि राफेल के खिलाफ अफवाह फैलाने के पीछे चीन था तो इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि चीन के मिलिट्री टेक के प्रति राहुल गांधी का अजीब जुनून है। कई बार राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चीन के मिलिट्री हार्डवेयर के पक्ष में बोलते आए। साल 2021 में लोकसभा के अंदर उन्होंने यह पूछा था कि भारतीय फोर्स चाइनीज स्टाइल सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। राहुल गांधी ने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चीन की सेना की रणनीति की तारीफ की थी। साल 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि चीन टेक्नोलॉजी की रेस में जीत रहा है और राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को भी चीन के मिलिट्री इनोवेशन से सीखना चाहिए। साल 2022 में बंद कमरे में डिफेंस एक्सपर्ट से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बॉर्डर पर चीन की तरह की टैक्टिकल ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट पर भी जोर दिया था। चाहे भारत की सशस्त्र सेनाओं को कमजोर करना हो या दुश्मन के मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो, राहुल गांधी देशभक्ति के मामले में गलत पक्ष की तरफ खड़े होने में माहिर हैं, यह बीजेपी कह रही है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब चीन के चेहरे से नकाब उतर गया। लेकिन सवाल बीजेपी भी पूछ रही है भाई कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट क्यों मैच करता है चीन से। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ वो बताइए। उनका और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का इस बात में इंटरेस्ट क्यों था कि भारत के कितने विमान गिरे, राफेल कितने गिरे। फ्रांस से पहले भारतीय सेना ने भी चीन को एक्सपोज किया था और यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा था। जब यहां भी चीन रंगे हाथों पकड़ा गया तो अलबला रहा। चीन से जब यह सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे आरोप कहां से आए। एकदम ये मासूम चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। कह रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत और पाकिस्तान को लेकर चीन की यही पॉलिसी है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से तुमने बिना भारत को टारगेट करने की मंशा लिए हुए दोस्ती कर रखी है। उसको इतना पैसा हवा में दे रहे हो तुम। चीन जो सफाई दे दे, लेकिन इससे वो अपनी चालबाजी ढक नहीं पाएगा। चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिमाकत की है, पीएम मोदी उसका पूरा हिसाब करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने चीन को एक नया झटका दिया। प्रधानमंत्री के सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे बोल देने से चीन तिलमिलाया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर विश कर दिया कि हैप्पी बर्थडे। पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो 1.4 बिलियन भारतीयों के साथ मिलकर दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हिमाचल प्रदेश गए थे। अब इसी में चीन एकदम से चिढ़ गया। उसने विरोध जता दिया, आंतरिक मामलों में दखल बताया। चीन की तरफ से कहा गया कि तिब्बत से जुड़ा मामला चीन के लिए संवेदनशील है, भारत को इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम ख्याल रखते हो, पाकिस्तान को हथियार देते हो, पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट से बताते हो कि भारत कहां मार रहा क्या मार रहा। वो तो हमारी काबिलियत है भारत की कि तुम्हारे बताने के बाद जहां मन किया वहां मार दिए फिर भी। लेकिन तुमने सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो। चीन कह रहा है कि भारत को समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम समझदार हो। यही भारत की समझदारी है कि वो अपना स्टैंड लेना जानता है। इस मुद्दे का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए नहीं करना चाहिए। यह चीन भारत को समझा रहा है।
चीन दलाई लामा को एक खतरे के रूप में देखता है। चीन का आरोप है कि दलाई लामा धर्म की आड़ में शिंजियांग को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तिब्बत को शिंजियांग कहता है। तिब्बत चीन की दुखती रग है, जिस पर भारत ने पूरा का पूरा पांव रख के मसल दिया है, ताकि चीन को यह समझ में आए कि वो दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाएगा ना, तो टांग खाली तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास भी है। फिर तुम्हारी नस पर रख देंगे ना, तो एकदम से मुंह से ड्रैगन जैसा आग निकलेगा तुम्हारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो बिलावल भुट्टो, ये तो चीन की बात हुई, पाकिस्तान का भी तो सुनिए। ये बिलावल भुट्टो, जिसको हम लोग पाकिस्तान का पप्पू कहते हैं, वो भारत को धमकी पे धमकी दे रहा था। अब भारत को ऑफर दे रहा है, और पाकिस्तान में उस ऑफर को सुनकर बवाल मच गया। पाकिस्तान के आतंकवादी बिलबिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में भारत को खुला ऑफर दे दिया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकवादी को सौंपने में परेशानी नहीं होगी। अगर भारत सबूत और गवाह पेश कर दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के बारे में सोच सकता है। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अगर भारत बता दे कि जैश सरगना मसूद अजहर कहां है, तो हमें उसे सौंपने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, कह रहा है कि मसूद अजहर कहां, हम बताएं। अरे हम क्या बताएंगे जी, तुम ना बताओ। तुम दुनिया को कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां नहीं है, तुम्हारे यहां नहीं निकला। बिलावल भुट्टो के इस बयान से पाकिस्तान में आतंकवादी जमात की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी तो आतंकवादियों को पालने की है, उनको बचाने की है। वो सोचने लगे आतंकवादी का ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने की सोचने लगा है। यही सोच सोचकर आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, उसका दिमाग फटा जा रहा है। अरे बाप रे, मेरे अब्बू गए इंडिया तो फिर तो गए, खत्म मामला। तलहा सईद को, जो खुद एक ग्लोबल आतंकी है, वो कह रहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती करा दी। अरे पहले ये तो चेक करो कि पाकिस्तान के पास इज्जत है किस कब्र में दबी हुई, इतनी सी भी चुन्नू सी, जिसको कोई खत्म कर सकता है। लेकिन हाफिज सईद का लड़का एकदम नाराज, वीडियो जारी करके कह रहा है कि हमारी बेइज्जती करा दिया बिलावल भुट्टो। मेरी तो एक इच्छा ये जानने की है कि ये जब वीडियो जारी कर रहा था ये हाफिज सईद का लड़का, इसने पीछे इतनी किताबें रखी थी, उसमें पढ़ता क्या है? लक्षण तो पढ़े लिखे जैसे है नहीं इसके। उसमें क्या बम बनाने के नुस्खे सिखाए गए हैं क्या, या आतंकी कैसे बनाना ये सिखाने की किताबें रखा हुआ है? ये वही आतंकी तलहा सईद है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत तो हाफिज सईद को भारत के हवाले करने की सोच नहीं सकती। तलहा सईद का ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था, अब ये भी समझिए। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों को बैन कर रखा है, लेकिन दोनों ही आतंकी संगठनों के आतंकवादी पाकिस्तान में खुले में घूमते हैं। पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां पे कोई आतंकी ठिकाना ही नहीं है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करके उनकी लोकेशन पूरी दुनिया को बता दी कि देखो यहीं पे था। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 2019 में 33 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बेटे तलहा ने हाल ही में दावा किया कि हाफिज सईद बेहतरीन जिंदगी जी रहा है और शानदार वक्त गुजार रहा है। और पाकिस्तान तो ओसामा बिन लादेन के लिए भी कहता था कि हमको तो पता ही नहीं था कि ओसामा बिन लादेन यहां है। जब इस तरह से पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाल के बैठे आए, तो फिर अचानक पाकिस्तान कहने लगे कि हाफिज और मसूद को भारत को सौंप देगा। इससे तो पाकिस्तान के आतंकियों में खलबली मचेगी। पाकिस्तान में खलबली ही नहीं मची, वहां तूफान आ गया। बिलावल भुट्टो की दम भर धुलाई हो रही है। पाकिस्तान को तो अपने आतंकी इतने प्यारे हैं कि उसे हजम ही नहीं हो रहा कि जिन आतंकियों को वो नाज नखरे उठाकर भी सहता है, उन्हें भारत को सौंपने का विचार भी बिलावल के दिमाग में कैसे आ गया भाई? इमरान खान की पार्टी पीटीआई कूद गई मैदान में। वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बता दिया है कि वो बच्चा है। पीटीआई ने सवाल किया है कि आखिर बिलावल भुट्टो भारत को खुश क्यों कर रहे हैं? हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने का बयान बिलावल ने किसके कहने पर दिया? क्या शहबाज सरकार भी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने पर विचार कर रही है क्या? ये इमरान खान की पार्टी तुरंत आई कि तुम नहीं खड़े हो रहे आतंकी के साथ तो हम खड़े हो जाएंगे। वहां तो आतंकी के साथ खड़े होने की मारामारी है भाई। इमरान खान की पार्टी बिलावल भुट्टो को बच्चा बताने लगी, तो हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद बिलावल की हैसियत पूछ रहा है। पाकिस्तान में मचे इस बवाल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खामोशी बहुत कुछ बता रही है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल है। पीपीपी के समर्थन के बगैर शहबाज सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। पीपीपी पाकिस्तान के दो प्रांतों सिंध और बलूचिस्तान में सरकार चला रही है। बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं।
इतना ही नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो के पास ही है। बिलावल पाकिस्तान के उन सांसदों के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो दुनिया में घूम घूम कर आतंकवाद पर सफाई दे रहे हैं। और वहां जाके वो भाई बोल आया कि हम तो हाफिज सईद को सौंप देंगे। तो वहां आतंकी डर गए कि भाई इसकी तो सरकार में हिस्सेदारी है, इसके बिना सरकार गिर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दिया वहां भूल गया ईरान को, हमको भी भूल जाए और हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ बोलने का मतलब है कि अपना काम तमाम कर लेना। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर यह बात जानते हुए भी हाफिज सईद और मसूद अजहर पर बोल रहा है तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि बिलावल से यह बयान दिलवाया जा रहा है और इसके पीछे पीएम मोदी का डर और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ भी है। क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी आतंकवाद के मुद्दे पे होगी। पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो सबसे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को हवाले करो। और मोदी ने दुटू कह रखा है कि अब भारत के लोगों का खून और सिंधु नदी में पानी एक साथ तो बहेगा नहीं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान घुटनों पर है। बिलावल भुट्टो धमकी देने की बजाय ऑफर दे रहा है। कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो खून की नदियां बहेंगी। अब कह रहा है कि तुम पानी मत छोड़ो, हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को तुमको सौंप देते हैं, पुराना हिसाब किताब छोड़ो। पाकिस्तान की पब्लिक को ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी अब समझ आ रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी फूके हुए कारतूस हो चुके हैं जो अब पाकिस्तान के किसी काम के नहीं है। और हमने आपको पाठशाला में ही बताया था कि पाकिस्तान में अब पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की जगह लेने के लिए चुना जा चुका है। हमने आपको हाफिज सईद का वीडियो भी दिखाया था जिसमें वो बहुत बूढ़ा और बीमार दिख रहा था। अब ये बूढ़ा बीमार मरियल सा हाफिज सईद किसके काम का हो सकता है? तो वो सोच रहे हैं कि देख के खत्म करो, हमारे दुनिया में नाम भी हो जाएगा कि हम आतंकी को सौंप दिए भारत को और मोदी का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि लाइबिलिटी बन चुके हाफिज सईद से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान उसे भारत को सौंप सकता है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान हाफिज सईद के साथ संसद हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बिलावल का दावा है कि हाफिज सईद तो जेल में है, लेकिन मसूद अजहर कहां है उनको नहीं पता है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में अपने 14 परिवार वालों और रिश्तेदारों की मौत पर आंसू बहाने वाला मसूद अजहर अब अकेला पड़ गया। या हो सकता है कि मसूद अजहर को भी समझ में आ गया होगा कि अब फौज और सरकार से कोई उम्मीद रखना बेकार है। शायद इसलिए मसूद अजहर कह रहा था कि काश मैं भी मर जाता। ऐसे में मुमकिन है कि मसूद अजहर अपनी जान बचाने के लिए खुद ही पाकिस्तान से भाग गया हो, या असीम मुनीर ने खुद उससे कहा हो कि जान बचानी तो भाग जा कहीं छुप जा। आप देखिए कि बिलावल ने भी हिंट दिया है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान भाग गया होगा, लेकिन इस दावे से तालिबान भड़क गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार को लगता है कि आतंकी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने की अफवाह फैलाई जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दरार पैदा की जाए। तालिबान सरकार के मुताबिक यह वैसे ही है जैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था और उसे अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था। यानी अभी बिलावल भुट्टो के ऑफर में कई झोल हैं और भारत भी अब किसी झांसे में ना आने वाला। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखा दिया है कि आतंकियों का सफाया करने के लिए वो पाकिस्तान के भरोसे नहीं बैठने वाला। भारत को जब लगेगा पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान जैसा देश आतंकी सौंप देगा, खत्म ही हो जाएगा। ये सब खाली नौटंकी करता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम थोड़ा सीरियस हैं, लेकिन भाई पैनिक में तो ये लोग आ ही जाते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, मुस्लिम वोट के लिए बिछे इंडी को झटका, बागेश्वर बाबा ने भगवाए हिंद वाला चैप्टर खोल दिया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी का मुस्लिम वोट बैंक वर्सेस मोदी बागेश्वर बाबा के सनातनी महाकुंभ का मुकाबला होगा क्या? कहीं मंदिर पर पथराव, कहीं लाठी डंडे चले। मुहर्रम पर मचे घमासान के पीछे की असल कहानी क्या है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। साल का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट इस बात का होगा कि हिंदू जातियों के नाम पर बटा रहेगा या हिंदू एकजुट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इंडी गठबंधन वाले खुला खेल रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने जैसी बातें चल रही हैं। कहीं शाहबुद्दीन जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल के लिए अमर रहे के नारे खुल के लग रहे हैं। इनके दो ही एजेंडे दिख रहे हैं कि पहला मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर दो और दूसरा हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जो बन सके वो करो। ये तो पुराना हथियार है इनका। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ एक तरफा आ गया तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। बिहार में जबरदस्त जाति की राजनीति होती ही रही है इतने साल से। कोई जो है मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना लेता है, कोई कुर्मी का नेता बन जाता है, कोई जो है फलाने का नेता, ढिमकाने का नेता। इस जाति की राजनीति के सहारे इंडी गठबंधन का बिहार में बेड़ा पार हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ इनके सामने आ गए हैं वो लोग जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। इनमें पहला नंबर तो पीएम मोदी के नाम का है
और दूसरे नंबर पर बाबा बागेश्वर, जिन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। पीएम मोदी की ही तरह बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं से लगातार जातियों का भेदभाव बुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। और अब बिहार में तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए गजवाए हिंद का मुकाबला करने के लिए भगवाए हिंद का नारा दे दिया है। वो इंडी गठबंधन के डायरेक्ट टारगेट पर आ गए। मौका था पटना में हुए सनातन महाकुंभ का। भले ही बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में रहे, लेकिन इन 2 घंटों में ही बाबा बागेश्वर ने ऐसी ऐसी पर्ची खोल दी कि इंडी गठबंधन वाले एकदम हिल गए। आज पाठशाला में बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर मचे बवाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर हो या दूसरे साधु संत या फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या इसका बिहार चुनाव में असर दिखेगा? साथ ही इस पर भी बात होगी कि महाकुंभ और कावड़ समेत सनातन के सभी त्योहारों पर कमियां ढूंढने वालों को मुंह में दही क्यों जम गई जब मुहर्रम पर जगह जगह बवाल मचा। बॉस, बिहार के चुनाव में गजब लाइन खींच गई है। एक तरफ बागेश्वर बाबा और तमाम हिंदू संत कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा बिहार। दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले खुल के बिछ गए हैं मुस्लिम वोट के लिए। वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। पटना में हुए सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए और सभी ने एक सुर में हिंदुओं से जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील की। पटना की पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सबके अलग से पसीने छूट गए। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और इसलिए बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई। उनके ये कहने से कि भगवाए हिंद होगा, कईयों को बुखार चढ़ गया। उनके ये कहने से कि जाति में मत बंटना, जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने संतों की मौजूदगी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा विवाद की राजनीति करने वालों की बखिया उधेड़ दी। बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद के जवाब में लोगों को भगवाए हिंद का संकल्प लेने के लिए कह दिया। बाबा बागेश्वर खुलकर बोलते हैं और उन्होंने भगवाए हिंद क्या कहा, पूरा इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर पर टूट पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि बंटवाए हिंद हो रहा है, इसको रोकना होगा, और आरजेडी कह रही है कि देश किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता उदित राज और आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी को सुनिए, फिर आपको बाबा बागेश्वर की और भी बातें सुनाऊंगा। और ये लोग इंडी गठबंधन वाले, उनमें खलबली कैसे मची है, वो मुस्लिम वोट के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बंटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बंटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया। जातियों में बांट कर तो बंटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। जब ये लोग खड़े होकर कहते हैं कि संसद से पास हुआ कानून, वक्फ कानून डस्टबिन में डाल देंगे अगर बिहार में सरकार बन गई, बिहार में सरकार बनेगी तो संसद का कानून कैसे फाड़ दोगे जी? तब संविधान की याद नहीं आती है। अब यहां बागेश्वर बाबा हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो यह संविधान के खिलाफ हो जाता है। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद कहने पर इंडी गठबंधन एकदम भड़क गया भाई। पटना में बाबा बागेश्वर ने सिर्फ भगवाए हिंद का संकल्प ही नहीं याद दिलाया, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात तो पहले से कर रहे हैं, खुलकर हिंदुओं को जोड़ने की बात तो करते ही रहे। वो खुलकर ये कहते रहे कि हिंदुओं को जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है और न देंगे उनको बंट। उनकी ये बातें उन लोगों को कैसे पसंद आ सकती हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही, राजनीति जो है वो जाति के नाम पर चलती है। लेकिन बाबा बागेश्वर इससे रुकने वाले नहीं है। बाबा बागेश्वर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 131 किलोमीटर की होगी, जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर इन 3 राज्यों में करीब 400 शहर और गांव को कवर करेंगे, जिनमें करीब 5 करोड़ की आबादी रहती है।
यह यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरेगी और इसके बाद दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में बाबा बागेश्वर बिहार में भी पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा की ऐसी मुहिम से जाति की राजनीति करने वालों की बेचैनी तो बढ़नी तय थी। बिहार में अभी चुनाव है, इसके बाद 2027 में यूपी में चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव भी लगातार बाबा बागेश्वर से भिड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कह दिया कि भगवा पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता है। कई लोगों को यह भी लगता है सिर्फ लाल रंग अपना लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। समाजवाद को लाने का भी एक आचरण होना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है और पॉलिटिक्स है तो लोग एक दूसरे पर बातें कह रहे हैं। भले ही धर्म और जाति को ढाल बनाकर वोटों की लड़ाई लड़ रहे लोग बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर पटना की पब्लिक क्या बोल रही है वो भी तो जानना जरूरी है। सुनिए पटना की पब्लिक क्या बोली। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने बड़ी बात कही है, किस तरह से देख? बहुत सहमत है इससे। हम लोग सब ये हम लोग का भारत जो है बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग जो है बंटना नहीं है, सबको एक साथ रहना है। जैसे हम लोग घर में 4 भाई साथ में रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान में, भारत में हम लोग को सबको एक साथ लेकर चलना है। जात पात में नहीं बंटना है, ये संदेश दिया गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला आगाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। अरे बदल रहा अपना भारत, एक मत हिंदू समाज है। ये राम राज का गांधी मैदान है और यहीं से बिगुल बाबा ने फूंक दिया। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आज के बच्चे जो है अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं और हमें अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व है। मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र बने और मैं हिंदू राष्ट्र के बनाने में अगर जो भी हमारा योगदान होगा मैं करूँगी, आगे आऊंगी। पात तो राजनीति बहुत खराब चीज है, जात पात में बंटना नहीं चाहिए। हम लोग तो सबसे बड़ा हिंदू हैं और हिंदू के हिसाब से चलना चाहिए। पटना में बाबा बागेश्वर के साथ सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बात बात पर सनातन का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि 21वीं सदी में देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा और बिहार में भी सत्ता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यह भी देखिए कि जो इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर बवाल मचाए बैठा है, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील पर सवाल उठा रहा है, उस इंडी गठबंधन को उस वक्त कोई परेशानी नहीं होती जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए गैंगस्टर क्रिमिनल रहे शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। जबकि ये वही शाहबुद्दीन है जिसका 1990 से 2005 के बीच लालू और राबड़ी के शासन को जंगलराज की पहचान दिलाने में बड़ा रोल रहा। उस दौर में बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे क्राइम चरम पर थे। शाहबुद्दीन को उस दौर में सीवान में डर का पर्याय माना जाता था। तेजस्वी यादव की इस नारेबाजी को बीजेपी ने बिहार में मुहर्रम के दौरान भड़की हिंसा की वजह बताया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में मंच से शाहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए और उसके तुरंत बाद ही बिहार में अराजक तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस की आड़ में हिंदू समाज पर हमले शुरू कर दिए। मोतिहारी में ऐसी एक घटना में अजय यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव जो खुद यादव समाज से आते हैं, उन्होंने अब तक इस हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। क्या राजद की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो गया है कि यादव समाज की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? मुहर्रम के नाम पर हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में हुई हिंसा उसी शाहबुद्दीनवादी मानसिकता का परिणाम है जिसे तेजस्वी यादव मन से महिमा मंडित कर रहे हैं। यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। बीजेपी मुहर्रम के दौरान भड़की जिस हिंसा के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है, उसकी तस्वीर भी आगे दिखाऊंगा। पहले यह भी देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आरजेडी कैसे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इसी साल फरवरी की है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। उस वक्त जब लालू यादव से महाकुंभ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना देर लगाए महाकुंभ को फालतू बता दिया था, जिस पर साधु संतों ने नाराजगी भी जताई थी। और दूसरी तरफ मुहर्रम की तस्वीर देखिए। लालू यादव के घर पर तजिया जुलूस पहुंचा। राबड़ी देवी ने ताजिए का स्वागत किया और अपनी बेटी के साथ मिलकर ताजिए की पूजा की और जल भी चढ़ाया। लालू यादव भी कुर्सी पर बैठकर जुलूस में शामिल लोगों के करतब देखते नजर आए। लालू यादव ने अपने घर पर जुलूस का स्वागत किया, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल तब उठता है जब हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ को आप फालतू कहते हैं। आप भी महाकुंभ पर दिया लालू यादव का वो बयान सुनिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। तो इनकी नजर में कुंभ फालतू है और ताजिए का स्वागत कर रहे हैं। अरे कीजिए, दोनों का कर दीजिए। कुंभ को फालतू बोलने की क्या जरूरत थी?
जो इंडी गठबंधन सनातन से जुड़े त्योहारों में छोटी सी घटना होने पर आसमान सिर पर उठा लेता है, चाहे वो महाकुंभ में मची भगदड़ हो या फिर कावड़ यात्रा में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ रोकने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान हो, वही इंडी गठबंधन मुहर्रम के दौरान हुए बवाल और हुड़दंग पर आंखें बंद करके बैठ जाता है, सन्नाटे में चला जाता है। अब देखिए कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार के कटिहार में महावीर मंदिर पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल हो गए। अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का आरोप है। जमुई में जुलूस निकलने के दौरान हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसी ही हुड़दंग की तस्वीरें बिहार के दूसरे इलाकों से भी आई, यूपी से भी आई, लेकिन सब पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हिंदू एकता की बात क्यों हो रही है, बाबा बागेश्वर और दूसरे साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। पिछले दिनों ही देश भर में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर मुस्लिम बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है और शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का यह घिनौना काम 1, 2 या 3 साल से नहीं, 40 साल से चल रहा। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए लाखों के पैकेज तय किए गए थे। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के इस घिनौने खेल के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण के इस धंधे में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ, जिसके लिए मास्टरमाइंड झांगुर बाबा ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे। इन बैंक अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ। आरोप है कि हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए संगठित गिरोह तैयार किया गया था। जाति के हिसाब से लड़कियों के धर्मांतरण का रेट फिक्स किया गया था। ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए का रेट था। झांगुर बाबा ने 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की थी। सुनिए झांगुर बाबा के इस काले का खेल पर यूपी पुलिस क्या बता रही है। अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है। तो झांगुर बाबा और जलालुद्दीन तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन अब सोचिए कि 40 सालों में कितनी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया होगा अगर यह आरोप जिस तरह से लग रहा है, और उन्हें कन्वर्ट किया जा चुका होगा। इस गैंग की एक पीड़ित को सुनिए, कैसे वो धोखाधड़ी का शिकार हुई और कैसे हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है, आरोप लगा रही है। इसमें मेरे से अमित बन के वो आदमी मिलकर आया जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। जो बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं, अबू हुरैरा पिछले 40 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, धर्मांतरण के कार्य को। और अभी भी अगर उनके खिलाफ अगर सबूत ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगा उनके खिलाफ। ये मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से, क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। खैर, ये सब जो चल रहा है वो आपको दिखा रहा था ताकि आपको पता रहे कि क्यों बार बार बागेश्वर बाबा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और तमाम दूसरे साधु संत जो है वो ये कहते हैं कि भाई जाति में मत बंटो। क्यों नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति में मत बंटो। और अब ये पॉलिटिक्स बिहार में पहुंची है और देखिए वहां क्या होता है।